नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। और आज हम लोग बात करेंगे दलित राजनीति आज के दिन में कहाँ खड़ी है भारत में। मैं राजन तिवारी आपका स्वागत करता हूँ इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है द पाटलिपुत्र डायलॉग। यदि मैं आपसे पूछूं कि पहले मुख्यमंत्री कौन दलित बिरादरी से थे भारत में, तो शायद आप नहीं बता पाएंगे, या हो सकता है कुछ लोगों को पता भी हो। मैं ये पूछूंगा कि दलित मंत्री क्या चुने जाते हैं राज्य सरकार में, तो ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होगा। मैं ये जब पूछूंगा कि दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में क्या दलित राजनीति का जो केंद्र रहा है, गढ़ रहा है, दलित राजनीति के नाम पर वहाँ वोट मांगे जाते हैं, तो क्या वहाँ पर तमिलनाडु में, केरला में, कर्नाटका में क्या कभी कोई दलित मुख्यमंत्री रहा है? शायद आप कहेंगे कि हो सकता है कि हो, वहाँ पर दलित मुख्यमंत्री हो। तो इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करने के लिए ही आज हमने चुना है इस मुद्दे को कि भारत में अभी दलित राजनीति कहाँ खड़ी है, और हम जानेंगे भी कि क्या स्थिति है, कहाँ कहाँ कितना प्रतिनिधित्व है दलित बिरादरी का। आज के 2 दिन पहले केरला के एक विधायक हैं कांग्रेस के, उनका नाम है मैथ्यू कुजलनादन। उन्होंने पिनरई विजयन पे आरोप लगाया कि पिनरई विजयन ने दलित बिरादरी से एक भी व्यक्ति को मंत्री नहीं बनाया। अभी अगर देखेंगे तो दलित बिरादरी से केरला में एक भी मंत्री नहीं है। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि वो जहाँ पर सोशल जस्टिस की बात की जाती है, सामाजिक न्याय की बात की जाती है, वहाँ पर दलित बिरादरी से कोई मंत्री नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ये जो 2024 का ही लोकसभा चुनाव हुआ, वहाँ के एक मंत्री थे दलित बिरादरी से, राधा कृष्णन, के राधा कृष्णन। उनको पार्टी ने, सीपीआईएम ने भेज दिया चुनाव लड़ने के लिए लोकसभा का, और वो सीट खाली हो गया, वो पद खाली हो गई मंत्री की, और इसके बाद ये स्थिति बनी। इस न्यूज़ को पढ़ने के बाद ही मैंने ये निर्णय लिया कि मैं क्रॉस चेक करूं कि साउथ में दलित राजनीति की क्या स्थिति है। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि तमिलनाडु में आज तक कोई दलित मुख्यमंत्री नहीं बना, कर्नाटका में आज तक कोई दलित मुख्यमंत्री नहीं बना, महाराष्ट्र में आज तक कोई दलित मुख्यमंत्री नहीं बना, केरला में आज तक कोई दलित मुख्यमंत्री नहीं बना, और पहला जो दलित मुख्यमंत्री है वो आंध्र प्रदेश में बना था 1960 में, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जिनका नाम था दामोदरम दामोदरम संजीवैया। दामोदरम संजीवैया फ्रीडम फाइटर थे, और बहुत दिनों से एक मिडिल क्लास परिवार से आने के बावजूद वो राजनीति में सक्रिय थे। तो पहला जो मुख्यमंत्री मिलता है दलित बिरादरी से, वो दामोदरम संजीवैया के रूप में आंध्र प्रदेश से मिलता है। इसके बाद में अगर हम देखेंगे तो फिर बिहार की बारी आती है, और बिहार से रामसुंदर दास मुख्यमंत्री चुने जाते हैं। इसके बाद भोला पासवान शास्त्री मुख्यमंत्री चुने जाते हैं, दलित बिरादरी से आने वाले जो लोग हैं मुख्यमंत्री हैं उनमें। इसके बाद अगर बात करें मुख्यमंत्री का, भारत में दलित बिरादरी से कौन कौन रहे, कहाँ पे रहे, तो फिर बात आती है मायावती की, जो उत्तर प्रदेश की 4 बार की मुख्यमंत्री रही। और फिर आती है बात सुशील कुमार शिंदे की, जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे और भारत के गृह मंत्री भी रहे। इसके बाद आती है बात, इसके बाद लिस्ट में नाम आता है जगन्नाथ पहाड़िया का, सॉरी सुशील कुमार शिंदे, हाँ ये सही है। फिर आता है नाम जगन्नाथ पहाड़िया का, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे इंडियन नेशनल कांग्रेस से ही। फिर आता है नाम चरणजीत सिंह चन्नी का, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस से ही पंजाब के मुख्यमंत्री रहे। और पंजाब में इतनी सघन आबादी है दलितों की, अगर भारत में बात किया जाए तो सबसे सघन दलित आबादी पंजाब में ही है, लगभग 37%। 37% आबादी होने के बावजूद 70 साल लग जाते हैं, 70 या फिर 69 साल लग जाते हैं वहां पर किसी दलित को मुख्यमंत्री बनने में, चरणजीत सिंह चन्नी के रूप में।
तो ये कुछ नाम है जो आप देखेंगे अभी तक मात्र दामोदरम संजीवैया, रामसुंदर दास, भोला पासवान शास्त्री 3 हो गए, जगन्नाथ पहाड़िया 4, मायावती और चरणजीत सिंह चन्नी 6 और एक सुशील कुमार शिंदे, मतलब 7। टोटल मात्र 7 लोग अभी तक दलित बिरादरी से आने वाले लोग भारत के विभिन्न स्टेट में, राज्य में मुख्यमंत्री बने हैं। उसमें से ज़्यादातर आप देखेंगे कि कांग्रेस के हैं, और शायद अभी तक कोई भी दलित बिरादरी से आने वाला चेहरा भाजपा शासित या फिर एनडीए शासित राज्य में मुख्यमंत्री नहीं बना है। लेकिन यदि हम बात करें बीजेपी और कांग्रेस के प्रमुख चेहरों में, मतलब जो पार्टी का अध्यक्ष जो होता है सबसे ऊंचा चेहरा होता है, ऐसे तो प्रधानमंत्री भी बनते हैं उस पार्टी से, और जो तमाम तरह की चीज़ें हैं। लेकिन पार्टी अध्यक्ष के रूप में भाजपा ने भी बंगारू लक्ष्मण को, जो दलित बिरादरी से आते हैं, उनको बनाया था पार्टी का अध्यक्ष। और अभी जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, ये भी दलित बिरादरी से आते हैं, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं फिलहाल। यदि हम बात करें प्रतिनिधित्व की, तो 44 सीट रिजर्व है, 84 सीट रिजर्व है अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि शायद इसका तो क्लियर डेटा नहीं है, मुझे सर्च करने पर भी नहीं मिला, शायद कितने अभी टोटल दलित बिरादरी से सांसद हैं, तो लगभग 84 के आसपास ही होंगे, वो 84 ही होगा, उससे नहीं बढ़ते। बिहार के परिप्रेक्ष्य में मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहूँगा कि 2 अलग अलग मुख्यमंत्री, मतलब रामसुंदर दास और भोला पासवान शास्त्री, मात्र 2 दलित मुख्यमंत्री बिहार में ही हुए आज तक, वो भी बहुत पहले 60-70 के दशक के आसपास में, 67-68 में शायद रामसुंदर दास पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। तो बिहार में एक और बहुत बड़े नेता हुए, जगजीवन राम, जिन्होंने की डिप्टी पीएम की भी भूमिका निभाई, और एक बार तो वो प्रधानमंत्री बनने तक से चुके, तो वो भी एक बड़े दलित चेहरे में से आते हैं भारतीय राजनीति में। लेकिन अभी जो स्थिति है उसमें अगर देखा जाए, जैसे मायावती जी का जो पॉलिटिक्स था यूपी का, वो उसकी अभी के स्थिति में क्या स्थिति है वो समझ में नहीं आ रहा। अभी तो वहाँ 9 सीटों पर आज उपचुनाव भी हो रहा था, आज कुछ सीटों पे हुआ होगा, कुछ सीटों पे हो सकता है 20 को होगा। तो मायावती जी का नहीं समझ में आ रहा। आज़ाद समाज पार्टी बनी है, आज़ाद समाज पार्टी काशीराम चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में, वो भी, उन्होंने भी अभी जेजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, और अभी वो भी स्ट्रगलिंग फेज में है। यदि और भी कुछ पार्टियों की बात करें जिन्होंने पहले चुनाव लड़ा एक दलित समाज की पार्टी के नाम पर, तो एक उसमें से रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया भी है, जिसके कई 6-7 गुट बन गए, जिसमें से एक रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले है, जो अठावले जी हैं महाराष्ट्र के। ये रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया था, और ये कई टुकड़ों में बटा, बंद हुआ, कई टुकड़ा बंद कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने अपना ऑडिट पेपर वगैरह सबमिट नहीं किया इलेक्शन कमीशन को। तो ये प्रोविजंस है जो करना पड़ता है पार्टी को। और अभी अठावले ग्रुप जो है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का, वो सक्रिय है। उसके अलावे अगर हम बात करें तो बहुजन विकास अघाड़ी करके एक पार्टी है, महाराष्ट्र में ही 3 सीट है, वो ये जो कांग्रेस है उनके धड़ में था, और ये थोड़ा सा सक्रिय है। वंचित बहुजन अघाड़ी प्रकाश आंबेडकर का, ये भी सक्रिय है, लेकिन इनके कोई एमएलए वगैरह नहीं है। अभी भी यदि दलित राजनीति का अगर बात करते हैं, तो बिहार अभी भी एक बड़े स्टेट के तौर पे जाना जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर दलित राजनीति करने वाले रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान और पहले रामविलास पासवान, तो इनकी जो एलजेपी रामविलास है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, उसके 5 सांसद हैं और 2 विधानसभा के सदस्य हैं नागालैंड में। तो इनकी कुछ दिखाई दे रही है। यदि आप दलित राजनीति के आधार पे बोलिएगा तो सबसे बड़ी अभी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी है। इसके बाद में हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा, जो कि लोकसभा में जिसका 1 सीट है, विधानसभा में 3 और 1 एमएलसी हैं, तो इनका भी कहीं ना कहीं एक दलित राजनीति के हिसाब से इन्होंने भी गठजोड़ करके और अपनी कुछ सीटें प्राप्त की है।
कुछ अपना अस्तित्व बरकरार रखा है। इसके बाद में आप देखेंगे तो साउथ में तो आप छोड़ दीजिए, वहाँ पे तो दलित राजनीति को लेकर चलने वाली जो पार्टियां हैं, मूल पार्टी जो बोले कि हम दलित राजनीति ही करते हैं, वो शायद नहीं के बराबर है। मैंने खोजने का कोशिश किया और मुझे नहीं मिला। एक पार्टी मुझे मिला, उसका नाम है अंबेडकर मक्कल यक्कम। ये तमिलनाडु की पार्टी है, इसके संस्थापक बी बालासुंदरम थे, लेकिन ये चुनाव नहीं लड़ती है ये पार्टी। तो यदि आप बड़े पैमाने पे देखें तो साउथ में भी जो, दक्षिण भारत में भी जो राजनीति हो रही है, वहाँ पर दलित बिरादरी के नाम पर तो हो रही है, लेकिन दलित प्रतिनिधित्व नहीं है। जैसे केरला में भी देखने में आया कि वहाँ पर कोई भी मंत्री नहीं है दलित बिरादरी से। यदि स्टेट वाइज देखिएगा तो जो बड़े स्टेट हैं वहाँ पर लगभग 15% सीट रिजर्व है। जैसे बिहार में भी 38 सीटें रिजर्व है, तो लगभग 15% के आसपास में होती है। बिहार में ये कहा जाता है कि लालू जी ने सामाजिक न्याय किया था। तो 1990 के बाद में जो दलित प्रतिनिधित्व आप देखेंगे बिहार में, तो 1990 से पहले 1980 से लेके 1980 से लेके 2000 के बीच में 15% दलित बिरादरी की आबादी एमएलए थी और बाद में भी रही। अभी भी 15% दलित आबादी एमएलए है, जो 38 सीट रिजर्व है उसमें। तो जो रिजर्व सीट है लालू जी के समय में भी सिर्फ वही दिया जा रहा था उनको, ऐसा नहीं है कि उनको ज़्यादा सीट दे दिया जा रहा था। ऐसे आप देखेंगे तो पूरे भारत में लगभग 25 करोड़ वोटर है और लगभग 16.6% वोट जो है दलितों की है। बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो लगभग 16-17% के आसपास में दलित आबादी होगी, और उसमें से सबसे बड़ी आबादी जो दलितों की है वो पासवान जाति की है, लगभग 6% वोट। यहाँ पर अगर देखें बिहार में, तो बिहार में भी यही स्थिति है। अभी दो दलित बिरादरी को प्रतिनिधित्व करने वाली यहाँ पार्टी है। इसके अलावा बहुजन समाजवादी पार्टी भी बहुत सारे सीटों पर यहाँ पर चुनाव लड़ती है और बहुत ज़्यादा प्रभावित भी करती है कुछ सीटों पे। तो यदि आप देखेंगे तो जीतन राम मांझी की जो पार्टी है, या फिर जो लोक जनशक्ति पार्टी है, जीतन राम मांझी की पार्टी का नाम है हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा। तो ये दोनों पार्टियां जो है दलित बिरादरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। पूरा इंडिया के स्तर में देखिएगा तो टॉप 5 पार्टी में आएंगे। तो ये है बिहार का राजनीति। हालांकि मैं इसके लिए भी बहुत, लालू प्रसाद यादव को सोशल जस्टिस वाला जो दिया जाता है उनका मैं नहीं मानता, इसीलिए क्योंकि उसके पहले भी उनके साथ में भी आप देखेंगे तो रामविलास पासवान जो है उन्होंने अपना कैरियर स्टार्ट किया उनके साथ ही, और वो बाद में दलित बिरादरी के बड़े चेहरे बने, और उनके पहले भी 2 सीएम बने। लेकिन लालू यादव जी के समय में कोई दलित सीएम नहीं बना संजोग से, और या फिर इसको बोल सकते हैं कि इन्होंने नहीं बनाया। फिर आप देखेंगे कि 2005 में जब नीतीश कुमार की पहली बार सरकार आई, तो ये जो 15% का जो आंकड़ा था 1980 से 2000 के बीच में रिप्रेजेंटेशन का, वो 2005 में अगर टूटता है, और लगभग 17% जो है एमएलए वो दलित बिरादरी से आते हैं। तो ये पूरा एक हम लोग चक्र देखें यहाँ पर। इसके बाद में हम आते हैं कुछ और डेटा को देखते हैं। यदि हम बात करें अभी के समय में या फिर पुराने समय में भी 2-3 लीडर हुए दलित बिरादरी से बड़े। एक तो जगजीवन राम थे, एक जोगेंद्र नाथ मंडल थे, जो शायद पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री बने, और बाद में फिर वहाँ से मोहभंग हुआ तो कलकत्ता वापस आ गए, और फिर बहुत बोल सकते हैं कि गौण जिंदगी जिए, जिनको कोई जानता भी नहीं था और अपने पहचान के लिए भटकते रहे। तो जगजीवन राम थे, और ये जोगेंद्र नाथ मंडल थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, और कई लोग थे। इसमें से एक नाम है दामोदरम संजीवैया का भी, जो फ्रीडम फाइटर भी थे, जो पहले दलित सीएम बने। यदि अभी का बात कीजिएगा कि दलित राजनीति कहाँ खड़ी है, ये वास्तु स्थिति जो है वो बहुत चौंकाने वाला है कि दलित राजनीति का कोई भी चेहरा या उसकी पार्टी को जन समर्थन नहीं मिल रहा है। दलित जो है बिरादरी, वो कभी कहीं जाता, कभी किसी पार्टी में सड़ता है, लेकिन उनकी एक कोई खास पार्टी नहीं बन पा रही जो जिसको वो वोट करे
और जो अलायंस करे किसी बड़े गठबंधन से और फिर अपने लिए सीट जो है अक्वायर करे। यदि और भी जगह पे देखिएगा, जैसे कि पंजाब में ही आप देख लीजिए कि 37% आबादी है दलितों की, सबसे सघन आबादी, और दलित सीएम बनने में 70 साल लग गए। इसके बाद में आप देख लीजिए हरियाणा में, तो हरियाणा के तो अशोक तंवर कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, बट दलित सीएम के नाम पे वहाँ पे भी सहमति कभी नहीं बना। और अभी जो है शैलजा, जो कि दलित बिरादरी से आती है, वो काफ़ी कोशिश भी कर रही थी कि हमारा नाम जो है कांग्रेस थोड़ा प्रमोट करे दलित चेहरे के रूप में, कि सीएम के रूप में, तो उनको वो तरजीह नहीं दिया गया। एक बहुत बड़ा राजनीति का धूरी रहा है बंगाल, जहाँ पर कि कम्युनिस्ट की राजनीति रही है, और कम्युनिस्टों की राजनीति में देखा जा रहा है, या केरला हो या बंगाल हो, वहाँ पर जगह नहीं है दलित बिरादरी के लिए उनके पार्टी में। और पोलित ब्यूरो में भी कोई शायद सदस्य नहीं होता, बहुत बाद में एक आध पोलित ब्यूरो के सदस्य बने कम्युनिस्ट पार्टी में, सीपीआई हो या सीपीआईएम हो उसमें। तो ये स्थिति है। या फिर आप नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में देख लीजिएगा, तो खैर वहाँ पे तो दलित आबादी कम है, शेड्यूल ट्राइब की आबादी, आदिवासियों की आबादी ज़्यादा है, कह सकते हैं जनजातियों की आबादी ज़्यादा है, तो उनका तो एक अलग ही मसला है। और फिर सारा कुछ ये मध्य प्रदेश में देखिएगा, और राजस्थान में तो एक दलित मुख्यमंत्री रहे भी, जगन्नाथ पहाड़िया, लेकिन मध्य प्रदेश में भी खाली खाली सा है। छत्तीसगढ़ भी खाली है, उड़ीसा भी खाली है, उड़ीसा में भी दलितों की आबादी है। तो यदि आप पूरा अभी के समय में आप देखते हैं, गौर करते हैं दलित राजनीति पे, तो एक आध दो चेहरे ही नजर आते हैं। और नए में जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद का चेहरा है, वैसे ही जो बुआ है मायावती, वो संघर्ष कर रही है और अपने भतीजे को भी अभी आगे कर रही है आने वाले दिनों के लिए। बिहार में देखेंगे तो बिहार का तो आपको बता ही दिया मैंने। तो ये है पूरा। लेकिन दलित बिरादरी का अपना कोई पार्टी जिसको अपना माँ बोल सके, जो बड़े पैमाने पे गठबंधन करे, वो शायद नहीं है। और वापस या तो वो बीजेपी के तरफ देखते हैं, या फिर वापस वो कांग्रेस की तरफ देखते हैं वोट करने के लिए, या फिर ये देखते हैं कि बीएसपी किधर सटी हुई है, या फिर ये देखते हैं, बिहार में तो ये देखा जाता है, जैसे पासवान से आप पूछेंगे तो वो देखते हैं कि भाई पासवान की जो पार्टी है मानी जाती है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, वो किधर सटी हुई है, उस हिसाब से ये वोट करते हैं। लेकिन अभी भी जो दलित बिरादरी से आने वाले लोग हैं, जैसे मंत्री अगर बनते हैं 15% जो एमएलए हैं, उसमें से 15% एमएलए मंत्री बन सकते हैं, जो टोटल सीट है उससे, उसमें से यदि आप दलित बिरादरी का यदि आप संख्या देखेंगे, तो बहुत कम संख्या जो है देखने के लिए मिलता है, यानी कि वो भी गौण हो जाते हैं। और बिहार में जो सामाजिक न्याय का समय था, लालू जी का समय, उसमें भी दलितों की ऐसे नहीं है कि आबादी जो है वो ज़्यादा रूप से रिप्रेजेंटेशन होके प्रतिनिधित्व करते हुए आई। वो 15% थी, तो 15% पे ही सिमटी रही, इनके समय में भी बढ़ी नहीं। जबकि ये चाहते तो उनकी जो है प्रतिनिधित्व बढ़ सकती थी, इनके समय में ऐसा माहौल था कि बढ़ सकता था, लेकिन इन्होंने ये नहीं किया। और 2005 में तो पता है जब हंग असेंबली आया, तो इन्होंने पूरी तरीके से खुले मन से रामविलास पासवान को सपोर्ट भी नहीं किया, और हालांकि रामविलास पासवान ने कभी समर्थन भी खुले तौर पर नहीं मांगा। तो ये था आज का हमारा विश्लेषण दलित राजनीति और भारत।